हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, मेरा जो जेआरएफ नेट का पेपर दिया था मैंने पहली बार इस बार, एक तरीके से इतना दूर जा कर के, तो उसका मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा रहा। जो कि 2 दिन पहले था, मतलब 27 की सुबह वाली शिफ्ट में था। और देखो, मैं हूँ राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ यहाँ से मैं उदयपुर गया था क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो उदयपुर पड़ा था। पहले तो मैं सोच रहा कि ना जाऊं, पर मैं घर चला गया। और मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा, एंड जो भी कन्फ्यूज़न है आपका कभी भी जब भी पेपर है किसी से भी रिलेटेड, तो उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि यूजीसी की ये मतलब पता नहीं है वो क्या करता है, कैसे नियम बना देता है कि 2 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड निकलता है, और करीब 3 से 4 दिन पहले हमें सेंटर का पता चलता है। मैं सेंटर नहीं देखा था, मैंने कहा चलो छोड़ो, मेरे आसपास ही आएगा। लेकिन इस बार उन्होंने, देखो, 5 चीज़ें भरनी पड़ती हैं जो भी सेंटर जब चुनते हैं। तो पहले 5 सेंटर टोटल भरने पड़ते हैं, जैसे कि जो भी नज़दीक हैं अपने स्टेट के, जो अपना स्टेट होता है। तो मैंने अपने स्टेट के 4 भरे थे और 5 रुपये उदयपुर भरा था। तो उन्होंने 5 वो वाला दिया, ना कि 4। तो इस तरीके से मतलब जब कभी जो एनटी है वो हमारे सेंटर से दे देता है, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना दूर दे देगा। क्योंकि जो ऑलवेज जो है एनटी अपने जो फर्स्ट जो डिजायर होती है, फर्स्ट पे जो मतलब हमने फिल किया होता है उसी को ही हमें भर करके दे देता है, मतलब वहीं हमारा सेंटर आ जाता है। जैसे कि आप जयपुर भरोगे फर्स्ट पे, तो जयपुर ही अपना सेंटर आ जाएगा। भरतपुर भरोगे तो भरतपुर आ जाएगा, आगरा भरोगे तो आगरा आ जाएगा। लेकिन अगर तुम आगरा भरो, लखनऊ भरो, इलाहाबाद भर लो, और पहले दूसरे तीसरे पे और 5 पे भर दो कहीं, मतलब जो 5 पे मतलब भरना तो अनिवार्य है, तो कोई 5वां भर दिया तो 5 रुपये पे दे दे, इस तरीके से दे दिया। मुझे नहीं पता और लोगों का भी दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन मैंने जितना देखा वहाँ अकेला मैं ही था उस वाले सेंटर पे। और मेरे साथ में था कॉमर्स वालों का था, और उदयपुर। भाई, ये पहला एक्सपीरियंस था, इतना लंबा 2 दिन का टाइम लगा मुझे जाने में। मैं बहुत अंदर से ऐसे था कि वहाँ गया, सेंटर नहीं मिला तो क्या होगा, अंदर से मतलब भय था। पर न जाने कैसे पेपर हो गया। मैं एक एक चीज़ बताऊं तो देखो, सबसे पहले मुझे दूसरे दिन 2 दिन पहले ही मतलब जैसे आज 27 को पेपर है, तो 25 को अचानक से पता चला शाम को कि मेरा पेपर है 27 को, और वहाँ है उदयपुर सेंटर आया है। तो मैंने क्या किया अचानक से, क्योंकि देखो ऐसी जगह अगर आप लोगों का पेपर है जो बहुत दूर है, करीब वो 400 किलोमीटर दूर है या फिर 500 है। वैसे यहाँ से धौलपुर से और उदयपुर 600 किलोमीटर दूर था। तो मैंने जैसे ही 25 को पता चला, तो मैं 25 को देख करके मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब अभी तो एक दिन है। मैं तुरंत उसी दिन और उसी वक्त तैयार होकर के मैंने कहा अरे मेरा दो एक दिन पहले तो देखो इतनी दूर पे पहले पहुंच जाओ। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सच में जो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर दे दिया। पर वो मैंने देखा जब, तो मुझे पता चला कि हाँ, उदयपुर ही है। मैंने करीब 20 बार देखा कि क्या मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मिस्टेक तो नहीं हो रहा मेरे से, क्या कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ। पर वो सच में उदयपुर मेरा सेंटर था। और जब मुझे पता चला तो फिर मैं जल्दी से तैयार होकर सामान रख के और निकल गया। और फिर मैंने, देखो, सेंटर के कोड कभी भी ऑनलाइन नहीं डले रहते, और ऑनलाइन डले भी रहते होंगे तो हमें नहीं पता कि उनके कोड कैसे देखें कि कौन सा जो हमारे पेपर में है, कि जिस में हमारा एग्ज़ाम है, जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, उसका जो सेंटर कोड है वो क्या है। तो मैं जैसे ही उदयपुर गया, चलो ठीक ठीक है, मैं कैसे भी यहाँ से उदयपुर पहुँच गया 2 दिन में। फिर वहाँ ना मेन चीज़ थी रुकने की, तो रुकने की भी हो गई। फिर जब पेपर था मेरा मॉर्निंग की शिफ्ट में 7:30 तक पहुंचना था, 7:30 तक पहुंचना था, 8 बजे से पहले पहले 7:30 के, और 8 के बाद मतलब एंट्री फिनिश। तो फिर मुझे भय था कि साला उदयपुर जाओ, क्या वहाँ ओला मिलेगी, 5 बजे कोई साधन मिलेगा, क्या मुझे सेंटर मिल ही जाएगा, कितना दूर होगा सेंटर, और सेंटर कैसे क्या होगा मेरा, मतलब ये विचार बनते हैं, हर किसी में बनते हैं। आप लोगों का कहीं पेपर हो तो आप लोगों के भी मतलब ये विचार बनेंगे ही।
तो फिर मैंने क्या किया कि मैं एक धर्मशाला ली, सस्ती सी, 200 250 300 रुपये के आसपास थी। सो थोड़ी नींद तो नहीं आई, है ना, नींद कैसे आ सकती है, नींद नहीं आई। और मैं 5 बजे उठ करके और निकल गया, 5 बजे उठ करके निकल गया। तो देखो भाई, उदयपुर में ओला वो रैपिडो मिल जाती है, तो उस पहले तो मैं सोचा कि यही कर लूँ, पर फिर मैंने नहीं किया। तो मैंने एक ऑटो से पूछा और कि ये एड्रेस कौन सी जगह है। वो जो कॉलेज था भाई, कोई एनजेआर टेक्नोलॉजी कोई था, कावड़ा भाषा कुछ ऐसी जगह थी वहाँ, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में। ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया में ही होते हैं। और ध्यान रखना लेना कि जो हमारे सेंटर्स आते हैं ना, अच्छे सेंटर्स, वो ज़्यादातर जो है टेक्नोलॉजीज वाले कॉलेजेज में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनमें कंप्यूटर की फैसिलिटी लगी रहती है, ब्रांचेज होती हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब आसानी से यहाँ पेपर दिलवाया जा सकता है, नेट की भी अच्छी सुविधा होती है। तो वो जो कावड़ भाषा में जो हमारा पेपर था, मतलब कॉलेज था जिस सेंटर पे हमारा एग्ज़ाम होने वाला था, वो उदयपुर से 17 किलोमीटर दूर था। भाई रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे पहुंचेगा, और यही मेरी मतलब शाम से धक धक हो रही थी कि कैसे पहुंचा जाएगा। क्योंकि कभी कभी ना कुछ जगह ऐसी हो जाती हैं कि जहां ऑटो वाले बड़ी आसानी से नहीं पहुंच सकते, ओला वाले मना कर देते हैं, और कर भी देते हैं तो इधर उधर छोड़ देते हैं। और अगर भय ये भी था कि अगर वहाँ पहुँच गया और वहाँ वो वाला सेंटर नहीं हुआ तो फिर फट जाएगी, और इतना दूर जा कर के पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो चलो वहाँ जा कर के और देखा देखा तो मेन चीज़ ये थी कि उदयपुर में वो एकमात्र कॉलेज था। अगर वैसा कोई दूसरा होता तो भाई साहब, ना हमें पता था ना किसी ऑटो वाले को पता था। वो तो अच्छा था कि मैं सीधा पहुंच के वहाँ उतार दिया, 100 150 250 रुपये में ऑटो वाले ने, और सही टाइम से पहुंचा दिया। ठीक है, करीब 1 घंटा लगा था पहुंचने में। ऐसी जगह थी, बारिश हो रखी थी, सड़क भी ख़राब थी। अब मैं बताता हूँ कि पेपर कैसा गया, क्या मैंने गलतियाँ की उसमें, और क्या मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और आप लोग अगर आगे पेपर देते हैं मिलिट्री साइंस से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, JRF नेट का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का पेपर देते हैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान रख लेनी चाहिए। देखो, हमारा जो पेपर था वो था CBT, मतलब जो है मॉनिटर पे हमें टिक करने थे, वो वाला पेपर था। मतलब हमारा जो वो पेन से लेकर के, पेंसिल से लेकर के जो गोले भरते हैं वो वाला नहीं था, OMR शीट वाला नहीं था। तो क्या हुआ कि देखो, मैं 5 बजे उठा था, सुबह ही कुछ ज़्यादा खा करके नहीं गया था, और तो दिमाग और शरीर आराम चाहते थे, क्योंकि यहाँ से 2 दिन पहले 2 दिन तो सफ़र करके गया था। तो जो कुछ याद था वो तो भूल ही गया था, समझ लो कि वो तो था ही नहीं। और जो मैंने वो उस रात में पढ़ा था उसको भी भूल गया, क्योंकि मतलब डिस्टर्ब था माइंड, वो कुछ भी याद रखना ही नहीं चाहता था। एक तरीके से जब उल्टी होती है ना, तो कुछ भी अंदर डालो वो डलता नहीं है, बाहर ही आ जाता है। वो ऐसा ही हो रहा था पढ़ने की वजह, जो भी पढ़ रहा था वो बाहर आ गया। तो जब एग्ज़ाम में बैठा, तो एग्ज़ाम में भी हमें करीब 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना पड़ता है। मतलब वहाँ मॉनिटर चालू हो जाता है और मॉनिटर पे ऐसे ही बैठे रहो, ना बाहर जा सकते ना कहीं भी जा सकते। तो भाई वहाँ आँख और परेशान हो गई, और दिमाग भी, और इधर उधर नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम जो कराने वाले हैं वो घूमते रहते हैं और वो अलर्ट पे बेस पर रहते हैं, क्योंकि उनके सेंटर पे कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो दिमाग का अनबैलेंस होना तो पक्का था। और फिर जब एग्ज़ाम चालू हुआ तो 2 पेपर होते हैं। तो मेन चीज़ थी कि हमारा पेपर दोनों पेपर का टाइमिंग टोटल 3 घंटे था। ठीक है, और क्वेश्चन थे हमारे टोटल 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस में हमें 3 घंटे में करना था। मतलब 50 क्वेश्चंस के लिए अबाउट 1 घंटा था। ठीक है, 50 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा। और
भाई मेन चीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 50 क्वेश्चंस करने हैं उसमें। अगर मतलब एक तरीके से एक 1 मिनट के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा 10 सेकंड, 2-3 सेकंड और बढ़ा लो, ठीक है, चलो 10 सेकंड बढ़ा लो, है ना। 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास कुछ ऐसा आ रहा है। तो भाई क्या हुआ कि 1 मिनट में कौन सा सवाल है जो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या फिर अ, मतलब वो क्रोनोलॉजी वाला हो। और देखो एनटीए जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। तो पहले जो पेपर था ना 50 क्वेश्चंस, उनमें ही मेरा करीब 80-90 मिनट खर्च हो गया। बाकी जो 100 थे, 100 क्वेश्चंस, उनके लिए मेरे पास बहुत ना के बराबर टाइम बचा था। और जब वो ना के बराबर टाइम बचा था, मैं मेरा सिर हिला। मैंने कहा इतनी दूर से आया हूँ और मुझे मुझे क्या करना है, और उधर दिमाग बैलेंस में नहीं था। तो मेन चीज़ मैंने ये गलती की कि मैंने मतलब टाइम पता था मुझे कि कम है, उसके बावजूद भी ना मैं क्वेश्चंस को एक एक करके एक एक पे ध्यान दे रहा था, ज़्यादा टाइम ले रहा था, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा। तो मेन चीज़ रहती है कि किसी भी पेपर को टाइम से पहले करना है। तो कभी भी पेपर कर रहे हो कोई सा भी, तो टाइम से पहले करना है। ये पहले ही भर लेना कि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, क्योंकि 99 बच्चों में से करीब 2-4 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम पे फिनिश करते हैं। तो आप वो वाला बन जाना। और मैं हमेशा यही गलती करता हूँ कि टाइम पे नहीं हो पाता। हाँ, अगर दिमाग मेरा स्टेबल होता या फिर आसपास मेरा सेंटर होता, तो ये समझ लो कि मैं उसको बहुत जल्दी कर लेता और टाइम पे ही कर लेता। अब भाई ना, पेपर एनटीए हमेशा ही ऐसा पूछता है कि उसमें मतलब एक क्वेश्चन में करीब 6 या 8 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे एक क्वेश्चंस के अंदर। तो उनको पढ़ने में और उनकी डेट वगैरह लिखने में याद और लगाने में, क्रोनोलॉजी फॉर्म में लगाने में मतलब टाइम लगता है। तो मतलब पक्का है कि मतलब टाइम तो सबके पास कम ही रहेगा। और जो लोग मतलब बस अक्कड़ बक्कड़ ए बी सी डी, बस ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी पर धत्ते जाते हैं, उनका तो हो सकता है। लेकिन जो पढ़ के जाते हैं, और ये उनके साथ ही प्रॉब्लम होती है जो पढ़ के जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा मैं हर क्वेश्चन को एक ही बार में ख़त्म करके वो चलूँ, जिससे मुझे दोबारा ना देखना पड़े। और यही करना चाहिए, लेकिन टाइम लग जाता है। अब मैं बताऊं कि पेपर कैसा आया था। तो देखो, यूजीसी नेट हमेशा ही पेपर अपना एक अलग तरीके का देता है और हर बार देता है। कभी भी ऐसा पेपर नहीं आता कि वो इस बार ये पेपर आ गया जैसे कि जिसमें ए बी सी डी एक तरीके की हैं, और फिर दोबारा ही कभी ये वाला पेपर आ जाए। भाई कोई एक भी क्वेश्चन दोबारा अगले पेपर में आ गया तो वो बहुत समझना, ये किसी भी एक पेपर को भी रिपीट नहीं करता, एक क्वेश्चंस को भी रिपीट नहीं करते। तो मेन चीज़ थी कि उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो तुम पे आएंगे ही नहीं। कम से कम 15 से 20 सवाल तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके ऐसे डाले जाते हैं कि जो आप कर ही नहीं सकते। अब उनमें से पूछा था, मतलब कुछ मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चंस था कि राजा हरिश्चंद्र मूवी और शोले मूवी एंड ज़मीन विवाद, और एक और मूवी थी कोई सलमान खान की, हमने प्यार किया, या ऐसी कुछ। तो उनको एक ऑर्डर में हमें लगाना था कि कौन सी सबसे पहले थी और उसके बाद कौन सी थी और उसके बाद कौन सी थी। अब मूवीज़ का किसको पता भाई, और मूवीज़ कहाँ से आ गया हमें भी नहीं पता। और ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो घुमाने वाली थी दिमाग को, जो हम नहीं पढ़ के जाते वो भी चीज़ आ जाती हैं उसमें, है ना। तो कैसे भी समझ लो कि पेपर हो गया, पर मैं रोने लग गया था, ऐसी इस तरीके की हालत हो गई थी मेरी।
क्योंकि जब टाइम नहीं बचे, जैसे कि 10 मिनट में और तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं, और अब सोचो कि क्या हालत होगी। ऐसी मेरी हालत थी कि 10 मिनट थे और 50 क्वेश्चंस थे। हाथ यूं हिल रहा है, दिमाग अंदर अनबैलेंस कर रहा है, इस तरीके से मैं गड़बड़ा रहा था। पर पता नहीं कैसे मैंने गलत पेपर कर ही दिया। अब रिजल्ट के आने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या सब कुछ है। तो देखो, मैंने जो नोट्स बनाए थे और क्लासें बनाई थी, मैं वो क्लासें आप लोगों को बताऊंगा। एंड मैं बता देता हूँ कि देखो, फर्स्ट पेपर का तो आप लोगों को ही तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरे का बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस किस किस तरीके के आए थे। तो देखो, दूसरे पेपर में जो मिलिट्री साइंस का, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी का है, उसमें जो पेपर थे सबसे पहले आए थे करीब 3 तो बुक हर बार पूछी जाती हैं। इस बार 2 बुकें पूछी गई थी और दोनों ही क्रोनोलॉजी फॉर्म में थे। उसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, उनका पूछा था, क्रोनोलॉजिकली ही फॉर्म में लगाने थे कि सबसे पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, इस तरीके से थे। और जो क्वेश्चंस थे वो नई जो भारत के द्वारा की गई कुछ एक्सरसाइज थी, मालाबार है और एक आध और हैं, वो क्वेश्चन था। और अगला जो क्वेश्चन था वो था जी, ये क्या है, भारत के द्वारा कुछ स्ट्रेटजिक चीज़ें करी गई थी, उनके बारे में पूछा गया था कि स्ट्रेटजिक चीज़ें कौन सी कब की गई थी, है ना। और कुछ बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इंडियन आर्मी के द्वारा जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो पूछी गई थी। करंट की चीज़ों में पूछी गया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ था, ये वाला जो कौन सा था, पहलगाम वाला, उसको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ही लगाना था कि कौन कौन सी चीज़ें हुई थी और कौन कौन सी चीज़ें उनमें से, मतलब 5 से ऑप्शन थे, उनमें से कौन सी नहीं हुई थी और कौन कौन सी हुई थी, इस तरीके से हमें सेलेक्ट करनी थी, है ना। और ये फिर भी आ सकता है। इस वाले पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछी गई थी जैसे कि वर्ल्ड वॉर से संबंधित, एंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित नहीं पूछी गई थी। सिफरी की जो रिपोर्ट थी उसको गद्यांश में पूछा गया था, बाकी किसी चीज़ में मतलब उस तरीके से नहीं पूछा गया था। और उसके मामले में मैं बताऊं तो सिफरी की रिपोर्ट में का मतलब गद्यांश जो बना था, उसमें 4-5 क्वेश्चंस थे कि जैसे कि अमेरिका कितना निर्यात करता है और कितने देश हैं जो आयात की श्रेणी में हैं, और पहले दूसरे चौथे पे 5वें पे कौन है, 5वां पूछा था, 5वें पे कौन है। और ये हो गया गद्यांश पूरा, जिसमें मतलब आसान था लेकिन टाइम तो लेता है गद्यांश भी, है ना। और उसके बाद मैं बता दूं तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पूछे थे, ना ही उनकी डेट पूछी थी। हाँ, पूछा था सेल्ट एंड सेल्ट 2 और 2 और थे, उनकी वो पूछी गई थी, मतलब क्रोनोलॉजिकल फॉर्म कि कौन सी डेट में हुआ था, उनको पहले वाली डेट और लास्ट जो अंत में हुआ था, इस तरीके से हमें लगाना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे थे जो अलग थे, मतलब जो मैं पे भी नहीं आए और मुझे लगता है कि आप पे भी नहीं आते। उनमें से एक था मतलब मिनिस्ट्री से संबंधित था अभी का ही, और कई ऐसी चीज़ें थी जो मतलब रक्षा मंत्रालय ने निकाली हैं, लेकिन हमें नहीं पता, ना कोई किताब में है, ना ही कोई करंट में है, ना कहीं किसी भी चीज़ में नहीं है। और कोई भी मंत्री के बारे में नहीं पूछा था, रक्षा मंत्री का, किसी भी विदेश मंत्री के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, और किसी भी विदेश लीडर के बारे में कुछ नहीं पूछा था। हाँ, 2 थ्योरीज आई थी
जो कि एक थ्योरीज का मतलब है एक तरीके से मुहावरे वाली लाइन्स, जैसे कि वो कहते हैं ना माओ से तुंग और इस तरीके की, कि युद्ध को हमें नहीं करना चाहिए, ये किसने लिखा है, किसने कहा है। तो इस तरीके की आई थी एक डोहेट और एटी महान, इनसे संबंधित कुछ सवाल था, है ना। और एक थी कि वायु वायु रक्षा का जो मतलब वो सिद्धांत है वो किसने दिया है। और मैकाइंडर से संबंधित था एक क्वेश्चन, है ना। और किससे संबंधित था, हाँ मतलब इस तरीके से संबंधित थे। एक न्यूक्लियर वेपन्स पे था कि ये मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब बंद करने वाला कुछ ऐसे था कि कौन सा कब बंद किया गया, जैसे कि वर्साई की संधि और एनटीपीटी में कौन सा पहले हुआ था, इस तरीके का भी था। और एक क्वेश्चन था इनमें से ही, इन्हीं के साथ में क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में एलटीबीटी वाला, है ना, कि इनमें से कौन सा कब हुआ था, डेट वाइज लगाना था, है ना। और बाकी जो है मतलब करंट का ही एक तरीके से पूछा गया था। बाकी जो वाद का है उनमें से इतना कुछ नहीं था, जैसे कि लोग कहते हैं कि पहले के पेपर पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, तो उनमें से कुछ दिया नहीं गया था। ना कोई क्रांति दी गई थी, ना कोई युद्ध दिया गया था, ना वर्ल्ड वॉर दिया गया था, ना सेकेंड वॉर दिया गया था, ना कोल्ड वॉर दिया गया था, कुछ भी नहीं दिया गया था। ठीक है। तो इनके अलावा जो चीज़ें हैं नई जो हैं संघ बने हैं उनके बारे में पूछा था। और एशियान वगैरह नहीं आए थे, मतलब भारत एशियान है, दक्षेश है, और ये एस यू भी नहीं आया था, मतलब ये जो ऐसे संघ हैं ये कोई सा भी नहीं आ रहे। हाँ, प्रशांत महासागर का के बारे में, और कौन सा था, चीन महासागर के बारे में, चीन सागर के बारे में पूछा था। और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस तरीके से थे कि मतलब चीन का जो सागर है उसमें कौन सी जगह जो है ऊपर से नीचे की तरफ है। ये क्वेश्चन भाई हर बार आता है एक तरीके से। और एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि मतलब भारत से ऊपर जो है कौन से क्षेत्र जो हैं ऊपर दक्षिण से और उत्तर की ओर हैं, उनको लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, इस तरीके से। तो मतलब नक्शा आना हमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नक्शा और कुछ मेन चीज़ें आनी चाहिए। एंड जो चीन की पहल वगैरह हैं वो भी कुछ नहीं आया था। पाकिस्तान से संबंधित कुछ पूछा ही नहीं था, सारा पाकिस्तान को वैसे ही कर दिया। इंडिया से संबंधित कुछ चीज़ें थी, और कुछ चीज़ें नहीं, काफ़ी चीज़ें थी, है ना। अभ्यास से संबंधित एक क्वेश्चन था, मतलब एक्सरसाइज से संबंधित, कि ये जो एक्सरसाइज है किसके साथ की जाती है, जैसे कि वरुण था, वरुण एक्सरसाइज और इंद्र एक्सरसाइज, ये दो थी। और दो और थी, वज्र और एक और कोई थी, उसमें ऑप्शन थे अमेरिका, फ्रांस, मंगोलिया, और एक का नहीं पता। तो अब मुझे लगता है कि पेपर की जो है हमें तैयारी एक तरीके से इस तरीके से करनी है कि अभी क्या चल रहा है। एंड हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि जो हम वो पढ़ते हैं ना, जैसे कि रॉ कब हुआ और पुलिस फोर्स कब हुई, कौन सी पहले हुई, किस ऑर्डर में हुई, ये इनमें से भी कुछ नहीं आया था। तो मतलब करंट में आया था सब कुछ, कि करंट एक तरीके से करंट में क्या चल रहा है, और यही सबसे ज़्यादा था। तो मैं कहूँगा कि जो आप लोग करंट पे थोड़ा सा ध्यान दो कि कब क्या हो रहा है। हाँ, एक उस पर भी आया था, जैसे कि विक्रमादित्य जो है वो
INS विक्रमादित्य कहाँ पे डिप्लॉयड है, मतलब कौन सी जगह डिप्लॉयड है ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। एंड अगर मिलिट्री साइंस से आप लोग JRF नेट निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को तैयारी करनी होगी, और इसके लिए मैं सीरीज ला सकता हूँ अपने नोट्स की, और उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो।